हाय स्टूडेंट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ये सेकंड वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले जो आपको एक वीडियो कल गया होगा, कोई दिक्कत कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना। कोई स्टूडेंट ये भी बोला था कि सेकंड वीडियो में या 6 या 7 क्वेश्चन में डाउट है, उसको हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 का सेकंड वीडियो है। इसके बाद भी आपको एक वीडियो हो जाएगा। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का टोटल 3 वीडियो जाएगा। ये 3 आप यदि पढ़ लेते हैं तो याद रखिएगा, जो आपका 4 से 5 नंबर आपको कमांड हो जाएगा। ये जो आप 3 वीडियो देख लेते हैं, 3 वीडियो, तो 4 से 5 नंबर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, 100% आएगा। ऐसा सारा जो क्वेश्चन है आप लोग का सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अब बहुत तो क्वेश्चन आप लोग को सब लिखवा दिया गया है कॉपी में। आप लोग कॉपी में भी एक एक करके पढ़ते जाना। यदि आप कॉपी भी पढ़ लेते हैं तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, आप लोग देखते रहिए। अब बहुत आसान ऑब्जेक्टिव है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है। द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट इज। बोला कि कंज्यूमर डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का कितना मशीनरी है। मशीनरी मतलब कितना स्टेज है, स्टेज मतलब कितना मंच है। तो आप लोग को तो बताया है ना, द मशीनरी का मतलब कितना स्टेज है, कितना संस्था है कंज्यूमर डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का। सेटलमेंट मतलब होता है कि जो कंज्यूमर के जो शिकायत है, शिकायत को हल करने का कितना मंच है। मंच मतलब कितना संस्था है। बताइए, द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट इज 1 टीयर। 1 टीयर मतलब एक संस्था, 3 टीयर 3 संस्था, 2 टीयर 2 संस्था, नॉन ऑफ दीज। आप लोग तो जान ही रहे हैं, कंज्यूमर का डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का 3 मंच है, आपको बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, 3 मंच है, आपको बताया गया है। आपको देखिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3 टीयर। समझ आ गया ना। 3 टीयर मतलब स्टेट फोरम, आपका डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। ठीक ना। चलते इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। द डिस्प्यूट कम्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर। क्या बोला, द डिस्प्यूट कम्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर। बोला कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन सा डिस्प्यूट आता है। डिस्प्यूट मतलब मतभेद। समझ आ गया ना। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, मतभेद, शिकायत, कंप्लेन। कौन सा कंप्लेन आएगा, किस में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। अब बताइए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आप लोग को एक टॉपिक बता दें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना, हमेशा कंज्यूमर के लिए लागू होता है। कभी भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोड्यूसर के लिए लागू नहीं होता है। यदि किसी सेलर के साथ कुछ हो जाता है तो उसके ऊपर यह जो एक्ट है लागू नहीं होगा। ये जो एक्ट है केवल किसको सुरक्षा दिलाता है, केवल कंज्यूमर को सुरक्षा देता है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केवल आप लोग माइंड में बैठा लेना, ये कभी भी सेलर को सुरक्षा नहीं देता है, प्रोड्यूसर को सुरक्षा नहीं देता है। ये हमेशा किसको सुरक्षा देता है, कंज्यूमर को। समझ आ गया ना। ये एक्ट हमेशा कंज्यूमर के लिए बना ही है, इसीलिए इसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये हमेशा कंज्यूमर के लिए बना है, सेलर के लिए नहीं बना है, प्रोड्यूसर के लिए नहीं बना है। किसके लिए बना है, कंज्यूमर के लिए बना है। चलिए देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द डिस्प्यूट कम्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर। बोला कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन सा डिस्प्यूट आएगा। फर्स्ट, डिस्प्यूट एज टू सेल्स ऑफ शेयर्स बाय ए कंपनी। क्या बोला, डिस्प्यूट एज टू सेल्स ऑफ शेयर्स बाय ए कंपनी। देखो, एक कंपनी के लिए है। अभी अभी बताया ना कि ये एक्ट केवल किसके लिए आया है, केवल कंज्यूमर के लिए, सेलर के लिए नहीं, प्रोड्यूसर के लिए नहीं, केवल कंज्यूमर के लिए। देखिए, ये तो कंपनी के लिए है, ये नहीं होगा। डिस्प्यूट ऑफ पेनल नेचर। अब पेनल नेचर किसको कहते हैं, मान ली कि कोई इंडियन एक्ट के द्वारा कोई गलत काम किया, उसके उस एक्ट के द्वारा वो दंड की भागीदारी है, वो पनिशेबल है। ये याद रखिएगा, इस एक्ट में नहीं आएगा। कोई भी आदमी गलत करता है जिसकी वजह से उसको पुलिस उसको पनिशमेंट करती है, पुलिस उसको दंडित करती है, तो याद रखना ये कभी भी इस एक्ट का पार्ट नहीं है। द डिस्प्यूट पेनल नेचर इस नेचर का नहीं है। आगे देखिए, डिस्प्यूट एज टू सेल्स ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय द सेलर। देखिए ये सही है। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्प्यूट एज टू, डिस्प्यूट मतलब मतभेद,
डिस्प्यूट एज टू सेल्स ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। डिफेक्टिव मतलब खराब वस्तु, घटिया क्वालिटी वाला वस्तु। बाई सेल है, आप दुकान पर सामान खरीदने गए और दुकानदार आपसे पूरा रुपया ले लिया लेकिन गलत सामान दे दिया। समझा गया ना? आपसे तो टोटल रुपया ले लिया लेकिन आपको गलत सामान दे दिया। ये कंप्लेन आप कर सकते हैं कि देखिए भाई, हम तो रुपया सही दिए लेकिन सेलर हमको गलत सामान दे दिया। इसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। समझ आ गया ना? चलिए देखिएगा, डिस्प्यूट एज टू सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय सेलर। सर्विस डिस्प्यूट, सर्विस डिस्प्यूट मतलब आप किसी को सेवा दे रहे हैं, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट हुआ, ये तो नहीं हो सकता है। आपका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। आपका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट। बताइए, स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट अप टू, ये तो आप लोग को कॉपी में लिखवाया गया है, ये सारा टॉपिक कॉपी का ही है। आप लोग एकदम से जो यहाँ का स्टूडेंट है वो तो कॉपी भी पढ़िएगा तो ये सब टॉपिक मिल जाएगा, ठीक ना? एकदम से रटते रहो आप लोग एक एक करके। चलिए देखिएगा, स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट अप टू 5 लाख, अप टू 10 लाख, अप टू 20 लाख, एभव 1 करोड़। इसमें तो बताना तो कुछ है नहीं, आप लोग तो सब जाने हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? एभव 1 करोड़। याद रखना, स्टेट कमीशन 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम, 1 करोड़ और 10 करोड़ के जो बीच में होगा उसी कंप्लेन को सेटलमेंट होता है। कहाँ पर? स्टेट कमीशन में। आप लोग तो जान ही रहे, 1 करोड़ से लेकर और 10 करोड़ तक जो कंप्लेन होगा वो कहाँ पर सेटलमेंट होता है? स्टेट कमीशन में। कहाँ से? 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक। कोई दिक्कत नहीं ना? 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक ले जो भी आपका कंप्लेन होता है वो सब के सब कहाँ पर सेटलमेंट होता है? स्टेट कमीशन में। आपका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर मीन्स। अब बताइए, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी आ सकता है। पूछ देगा कि कंज्यूमर किसे कहते हैं। ऐसे तो आप लोग को लिखवाया गया है, लेकिन यहाँ से भी आप चाहो तो 2 नंबर में उठा सकते हो। कंज्यूमर किसको कहते हैं? देखो बहुत आसान है, एक चीज याद रखना। कंज्यूमर किसको कहेंगे? वैसा व्यक्ति जो कोई भी सामान खरीदता है अपने लिए, खुद के यूज के लिए। कोई भी व्यक्ति सामान खरीदता है अपने लिए, स्वयं के उपयोग के लिए, इसको बोलेंगे कंज्यूमर। समझ में आया ना? मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति सामान खरीदा और उसको कहीं पर बेच दिया, वो कंज्यूमर नहीं है, वो सेलर बन गया, ठीक ना? तो कंज्यूमर किसको कहेंगे? समझ में आ गया ना? कोई भी व्यक्ति सामान खरीदता है, कोई भी व्यक्ति सामान परचेज करता है अपने लिए, खुद के उपयोग के लिए, तो उस व्यक्ति को बोलेंगे कंज्यूमर। समझ में आ गया ना सबको? चलिए आगे देखिएगा। अब देखो हमने जो बताया उसमें से सही ऑप्शन कौन है? अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर मीन्स द पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड रीसेल देम। देखो क्या बोल दिया, एक व्यक्ति जो सामान खरीदा और उसको पुनः बेच दिया। देखिए, एंड रीसेल देम, बताइए कंज्यूमर होगा? अभी हम क्या बोले? कंज्यूमर उसको बोलते हैं जो सामान कहीं से खरीदता है अपने लिए, उसको वापस किसी को बेचता नहीं है। तो बताओ ये ऑप्शन सही है क्या? ये गलत ऑप्शन है। देखिए, द पर्सन हु परचेज द गुड्स, यहां तक तो सही है, एंड रीसेल देम, दोबारा बेच दिया, ये कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर अपने लिए यूज परचेज करता है, उसको वापस बेचने के लिए नहीं। तो ये ऑप्शन गलत है। आगे देखिएगा, द पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड डज नॉट रीसेल देम, हाँ ये सही है। एक व्यक्ति गुड्स खरीदा और उसको वापस किसी को नहीं बेचा, ये सही है। आगे देख लेते हैं अगला ऑप्शन, देखिएगा, द पर्सन हु परचेज द कंपोनेंट्स ऑफ एन आर्टिकल एंड असेंबल्स देम। बोला कि एक पर्सन आर्टिकल्स कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिकल परचेज करता है और उसको सबको असेंबल करता है, सबको कलेक्शन करता है। ये सब प्रोड्यूसर का काम है, ये सब आपका कंज्यूमर का काम नहीं है। नॉन ऑफ दीज। आपका सही आंसर बी होगा। आपका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्यों? कोई भी व्यक्ति सामान खरीदता है और उसको रीसेल नहीं करता है, अपने उपयोग करता है। समझ आएगा ना? चलिए अगला चलते हैं 5 नंबर पर। द मैक्सिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन में बी। याद रखिए, ये आप लोग रट जाना, बुक में आपका दिया हुआ नहीं है, ये जो क्वेश्चन आपका बुक में नहीं है लेकिन आता है एग्जाम में।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द मैक्सिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन में भी, बोला कि जो नेशनल कमीशन का जो मेंबर है उसका मैक्सिमम एज क्या होगा, उसका मैक्सिमम एज क्या होगा। जो व्यक्ति नेशनल कमीशन का मेंबर है, यही लिखा है द मैक्सिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन में भी, जो आदमी नेशनल कमीशन का जो मेंबर है उसका मैक्सिमम एज क्या होगा बताइए। 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, नॉन ऑफ दीज बताइए। तो याद रखना, जो नेशनल कमीशन का जो मेंबर होता है ना उसका 60 साल गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दीज। जो नेशनल कमीशन का जो मेंबर होता है ना उसका मैक्सिमम एज कितना होता है, याद रखना, उसका मैक्सिमम 67 होता है। उसका मैक्सिमम एज कितना होता है, 67 ईयर्स। उसका मैक्सिमम एज कितना होता है, 67 ईयर्स। अब बताओ 67 किसी भी ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो नेशनल कमीशन का जो मेंबर है उसका मैक्सिमम एज कितना होगा। जब ए ऑप्शन में रहे तो ये आपका सही है 67। समझ में आ गया ना। चलिए, तो आपका सही आंसर है नॉन ऑफ दीज। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया इज, बताइए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया इज, बताइए इंडिया में जो कंज्यूमर है उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू बी क्वालिटी कॉन्शियस, देखिए टू बी क्वालिटी कॉन्शियस माने क्वालिटी के जो पक्ष में सचेत रहना, सचेत मतलब अलर्ट रहना। टू बी क्वालिटी कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब होता है अलर्ट रहना, सचेत रहना। सचेत मतलब ध्यान पूर्वक रहना। कहीं भी सामान खरीदने जाओ ना तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करो। भले 1-2 रुपया अधिक लग जाए चलेगा, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक कंज्यूमर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग के एक करके लिखवाया भी गया होगा। समझ में आ गया ना। चलिए देखिएगा, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया इज, कंज्यूमर का भारत में क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहला, टू बी क्वालिटी कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब समझ में आ गया ना, सचेत। सचेत मतलब अलर्ट रहना, सावधानी रहना, सावधानी। समझ में आ गया ना। कोई भी सामान खरीदते समय सचेत रहो, सावधानी रहो ताकि गलत ना मिल जाए। देखिए, टू ऑब्टेन रिसिप्ट फॉर परचेज। अब बताइए, हम लोग कहीं भी सामान खरीदने जाते हैं ना तो जितना रुपए के सामान परचेज किए हम लोग सेलर से रिसिप्ट लेते हैं कि भाई, रिसिप्ट मतलब रसीद। रिसिप्ट मतलब क्या होता है, रसीद। कहीं भी हम लोग सामान आप खरीदने जाओ ना तो सेलर से रसीद मांगो कि भाई हमने जितना रुपए का परचेज किया, 1000, 2000, 5000 पे रसीद दो, ताकि वही तो मेरा प्रूफ है ना। कल के डेट में कुछ हो जाता है तो वही तो हम लोग जाके कोर्ट में दिखाएंगे ना। ये जो 3-3 गो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, जब आप कंप्लेन करने जाओगे ना तो ये रिसिप्ट आपसे मांगेगा। अब ये रिसिप्ट आपके पास रहेगा तब तो दिखाओगे ना। तो कहीं भी सामान खरीदने जाओ तो उससे रिसिप्ट मांगो। रिसिप्ट मतलब रसीद। समझ आना। रिसिप्ट मतलब क्या होता है, रसीद। आगे देखिएगा, टू बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स, कंज्यूमर को अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए। कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि मेरा अधिकार क्या है। ऑल ऑफ दीज, बताइए कंज्यूमर का रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें कौन सा है। टू बी क्वालिटी कॉन्शियस, ये तो है ही, क्वालिटी के प्रति सचेत रहना चाहिए, सावधानी रहना चाहिए। टू ऑब्टेन रिसिप्ट फॉर परचेज, ये भी सही है। हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं उससे रिसिप्ट भी मांगते हैं कि भाई दो रसीद। रिसिप्ट मतलब रसीद। टू बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स, अपने राइट के प्रति सावधानी रहना चाहिए, अपने राइट के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि हाँ मेरा ये राइट है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए देखिएगा, आप लोग का 2 वीडियो कंप्लीट हो गया, 1 वीडियो और जाएगा। और जितना जल्दी आप लोग सारा वीडियो देखने के बाद कॉपी में आप लोग नोट कर लिया करो। बिना कॉपी में नोट किए हुए आपसे नहीं होने वाला है। यदि आप सोचते हो कि नहीं बस खाली वीडियो देख लिए हो गया ना, तब इम्पॉसिबल है। अब अभी आपको बोल रहे हैं इम्पॉसिबल है। यदि आप वीडियो देख के कॉपी में नोट कर लेते हो तो जो 50 नंबर बीएसटी में आपको कोई नहीं रोकने वाला है। बिजनेस स्टडी में 50 नंबर कोई आदमी रोकने वाला नहीं है। बस पढ़ने के बाद कॉपी में नोट कर लिया करो। ठीक, सभी स्टूडेंट को थैंक यू।